वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। ये जो डिस्कशन होगी आपकी सभी वैकेंसीज के लिए, जैसे कि एसएससी, आरएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सभी के लिए ये जो आपकी जो डिक्टेशन बोली जाएगी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो डिक्टेशन होगी ये आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की दर से बोली जाएगी। इसी डिक्टेशन की 100 शब्द प्रति मिनट की दर से भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह सामने आए हैं उससे सभी तरह के पूर्वानुमान धरे रह गए हैं। देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही ये परिणाम अप्रत्याशित कहे जाएंगे। सत्ता पक्ष के लिए तो इसलिए क्योंकि उसका अब की बार 400 पार का नारा जनता ने साकार नहीं किया। यह आंकड़ा छूना तो दूर, भाजपा अपने 5 साल पहले के प्रदर्शन को भी बरकरार नहीं रख पाई है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए ये नतीजे इसलिए अप्रत्याशित माने जा रहे हैं क्योंकि समुचित एकजुटता नहीं दिखाने के बावजूद वह एनडीए को टक्कर देता दिखाई दिया। वह और ताकत लगाता तो शायद परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप होते। चेंज। बहरहाल चुनावी नतीजों के विश्लेषण और हार जीत के कारणों के पोस्टमार्टम का दौर भी सभी दल करने वाले हैं। राजनीतिक दल इसे आत्मचिंतन या मंथन का नाम देते हैं। यह मंथन निश्चित ही दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तरीकों से होगा। भाजपा के लिए यह जानना जरूरी होगा कि आखिर उसे यूपी व राजस्थान जैसे बड़े प्रदेशों में इस तरह से पिछड़ने की नौबत क्यों आई। टिकट वितरण के दौरान उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया व पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दल बदल कर आए नेताओं को मौका देना भी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सियासी दृष्टिकोण से देखें तो यह बात भी सामने आती है कि कांग्रेस व दूसरे दल जो इंडिया में शामिल हुए हैं उन्होंने सत्ता में आने के अपने विसंकल्प के अनुरूप एकजुटता नहीं दिखाई। भाजपा नेतृत्व के लिए यह सचमुच चिंता का विषय होगा कि विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन देने वाली पार्टी को राजस्थान जैसे प्रदेश में आखिर लोकसभा चुनाव में क्या हो गया, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था में सुधार के यूपी मॉडल का प्रचार करने वाले उत्तर प्रदेश में मतदाता क्यों उससे इस तरह से छिटक गया। चेंज। जब चिंतन बैठकों का दौर शुरू होगा तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा इससे इतर दूसरे दलों में भी हार जीत के कारणों का विश्लेषण हो तो जनता की उम्मीदों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगामी दिनों में अब सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। संतोष इस बात का भी कि लोकसभा इस बार मजबूत विपक्ष के साथ होगी। ऐसे में जितनी पक्ष से उम्मीद है उतनी ही प्रतिपक्ष से भी कि वह अगले 5 साल में जनता की आवाज बनकर काम करेगा। चेंज। महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है
राहत कार्य और संगठित करने का इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में 10 राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कठिनाइयां वास्तव में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है। लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ खोदने, रिंग्स के उत्पाद और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदान के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी हैं। सहायता शिविर खोले गए हैं। वनों से चारा जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है। हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा। ऐसे ही अन्य चीजें भी हो सकती हैं। 4 अरब 45 करोड़ रुपए की राशि इनके कार्यों के लिए दी गई है। मुझे खेद है कि कभी कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं। हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हो, और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले। चेंज। एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं। इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है। यह बहुत असाधारण सूखा है। इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आमतौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है। वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त
देशों को सहायता की जा सके। उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है। हमें कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है। चेंज। भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व के 34 जैव विविधता क्षेत्रों में से 4 भारत में हैं। इसी प्रकार विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में भारत शामिल है। इस प्रकार जैव विविधता न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार निर्मित करता है, बल्कि देश में आजीविका को भी आधार प्रदान करता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि 103 राष्ट्रीय उद्यानों, 510 वन्य जीव अभयारण्यों, 50 टाइगर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 3 कंजर्वेशन रिजर्व तथा 2 सामुदायिक रिजर्व की स्थापना जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्रवाई योजना तैयार की गई है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक योजना 2011-12 के अनुकूल है। समाप्त। यह आपकी 1000 शब्दों की 80 वर्ड पर मिनट की दर से बोली गई डिक्टेशन है। अगली जो डिक्टेशन होगी वो आपको बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए 40 से 60 की स्पीड से बोली जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर डिक्टेशन आपको अच्छी लगी है तो इसे यूट्यूब पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।